दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की जलवायु। हमारे नोट्स का रिवीजन चला जिसके अंदर हम जलवायु क्या है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु वर्गीकरण, जलवायु ऋतु वर्गीकरण और अन्य बिंदु देखेंगे। तो जलवायु क्या है, बिंदु देखें। वायुमंडल अल्पकालिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु कहलाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। जलवायु का निर्धारण 30 वर्ष के औसत मौसमी दशाओं के आधार पर होता है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है। यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर अब देखें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उसके ऊपर आपकी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, सागर तट से दूरी है। जल आपके यहाँ पर जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। स्थलीय तट है, यहाँ पर देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। सम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। अगर देखें सागर तट से दूर देखें, तटीय जलीय क्षेत्रों में जल में सम जलवायु पाई जाती है, और जबकि स्थलीय क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। और सागर सतह से ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, जिसका मान 1 किलोमीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड तक होता है। 6.5 सेंटीग्रेड तक होता है। सतह की बात करें, राजस्थान की माउंट आबू ऊंचाई अधिक, तापमान कम है। यहाँ पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है, और माउंट आबू के अंदर हाई मतलब जो टेम्परेचर अधिक होता है। और यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जल स्थल की प्रकृति के सामान्य जल देरी गर्म व देरी से ठंडा होता है। समुद्र जलवायु के अंदर स्वतः अचानक गर्म व अचानक ठंडा हो जाता है। विषम जलवायु के अंदर अरावली पर्वतों की स्थिति देखें। पर्वतों की स्थिति मानसून की प्रभावित करती है। अरावली मानसून साकार और साकार के समांतर है, जिस कारण से होने वाली अधिक वर्षा नहीं करवा पाती है। उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण होता है। उच्च वायुमंडलीय पवन संचरणों में जेट स्ट्रीम को शामिल किया जाता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। राजस्थान की जलवायु सामान्यतः 5 प्रकार की है। आधार वर्ष के आधार पर व्यक्तिगत वर्गीकरण देखें। कोपन त्रिवार्ता जलवायु के और आपके त्रिवार्ता थार्नवेट के अनुसार है। जलवायु सामान्य वर्गीकरण देखें, यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर ये मरुस्थल आता है। उपादर जलवायु के अंदर 40-60 पाई जाती है, अरावली पाई जाती है। और अर्ध जलवायु के अंदर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो पूर्वी मैदान में पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु के अंदर 180 से 120 क्षेत्र पाया जाता है। शुष्क अर्ध शुष्क उपाद्र आर्द्र और जलवायु पाई जाती है। व्यक्तिगत वर्गीकरण कोपेन ने 4 प्रकार बताई हैं। वनस्पति वर्ष और तापमान का माना है। और त्रिवार्था ने इसकी 4 बताई हैं। आधार इसका वर्ष माना है। और थार्नवेट के अंदर तापमान, वाष्पीकरण और आपका वर्षा माना है त्रिवार्था ने। उसने कोपेन का वर्गीकरण राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। वनस्पति वर्षा और तापमान इसको आधार माना। यहाँ पर देखें, इसने इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय जलवायु को ए नाम दिया है, शुष्क जलवायु को बी नाम दिया है, पोषण कटिबंध जलवायु को सी नाम दिया है, हिमत तुल्य जीवन को डी नाम दिया, टुंड्रा को ई नाम दिया है। राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ई और आपकी डी नहीं पाई जाती है, टुंड्रा और हमतिलो नहीं पाई जाती है। जबकि शुष्क जलवायु आपके देश बी डब्ल्यू शुष्क मरुस्थलीय में पाई जाती है, बी एस एस डब्ल्यू शुष्क या स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और बी एस एस डब्ल्यू सी डब्ल्यू और ए डब्ल्यू इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ए डब्ल्यू आपकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति सवाना वनस्पति पाई जाती है, ऊंची घास पाई जाती है। विस्तार बागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती, झालावाड़, बारां, कोटा और माउंट आबू में पाई जाती है। इस जलवायु में प्रदेश में वनस्पति घनत्व अधिक होता है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंदर जलवायु शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। वनस्पति मरुस्थल मरुद भीता 0.5 होता है। विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, नासिक, चूरू, गंगानगर, मानगढ़ में पाया जाता है। न्यूनतम वर्षा वार्षिक वर्षा वनस्पति, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कंटीली वनस्पति पाई जाती है। बी एस एस डब्ल्यू जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। वनस्पति आपकी स्टेपी पाई जाती है दोस्तों। और यहाँ पर आपकी वनस्पति न्यूनतम वर्षा और वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेपी वनस्पति छोटी घास मैदान पाया जाता है। विस्तार इसका लूणी बेसिन, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, शेखावाटी, घग्गर मेसिन है। कोपेन के अनुसार यहाँ पर बी एस एस डब्ल्यू राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सी डब्ल्यू जी जलवायु उपोष्ण उपाद्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति अब शुष्क बागवानी वनस्पति है। वनस्पति शुष्क मानसूनी वनस्पति है। विस्तार देखिए बी ए बी सी डी यानी अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद में पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व सिरोही, उदयपुर, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक कृषि पाई जाती है। त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा जाता है। अगर देखें दोस्तों, आपका त्रिवार्ता वर्गीकरण देखिए, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार वर्षा को माना गया है। कोपेन के अंदर कोपेन ए डब्ल्यू, इसके अंदर ए डब्ल्यू बराबर है। बी एस एस डब्ल्यू आपका बी एस एच माना है। पी डब्ल्यू एच डब्ल्यू को इसने बी डब्ल्यू एच कहा है। और सी डब्ल्यू जी को सी ए डब्ल्यू कहा है। यहाँ पर इसके 100, 30, 70 और माना है। इस प्रकार देखें, यहाँ पर ये आपकी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, यहाँ पर बी एस एच डब्ल्यू माना इसने, के डब्ल्यू जी माना, सी डब्ल्यू जी माना और ए डब्ल्यू माना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें थार्नवेट का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार वर्ष, तापमान, वर्गीकरण, वाष्पीकरण, वर्षा है।
अति आर्द्र राजस्थान में वहीं पाई जाती है, जबकि उप आर्द्र अर्ध शुष्क और शुष्क पाई जाती है। डब्ल्यू को विंटर डे का है, डी को वर्ष भर वर्षा का है, बी और डी थोड़ा कम होता है व अधिक तापमान होता है। यहाँ पर इस प्रकार से इसने ईएडी यानी शुष्क जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर के यानी पश्चिमी जो जोधपुर के अंदर पाई जाती है। ईएडब्ल्यू ऊपर वाली साइड में डीबीडब्ल्यू पाई जाती है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। डीएडब्ल्यू इसके अंदर शुष्क जलवायु पाई जाती है। विस्तार BABCD इसके अंदर उसके जयपुर और आपके यूपी के अंदर है। CWG आदर उपादर जलवायु पाई जाती है। विस्तार आपका बागड़ हाड़ौती माउंट आबू के अंदर है। CWG की बात करें उपादर जलवायु हाड़ौती कोटा बारा झालावाड़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में पाया जाता है। माउंट आबू के अंदर DW अर्ध शुष्क है। ABCD अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, ABCD अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ दौसा, RSTU राजस्थान सवाई माधोपुर टोंक और उदयपुर। थार्मेट के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। DBW की बात करें तो शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, मानगढ़ के अंदर। EAD शुष्क मृष्ट जलवायु पाई जाती है। विस्तार आपका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। जलवायु ऋतु वर्गीकरण मुख्य 4 प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु मार्च जून की है, लू आंधी तो भूगोल चलता है। वर्षा ऋतु के अंदर जून सितंबर की मानसून आता है। सर्दी ऋतु अक्टूबर नवंबर की मानसून का विनिवर्तन होता है। अक्टूबर हीट या क्रांतिक मास उष्मा होती है। शीत ऋतु के अंदर मावठ आती है और शीतलहर चलती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की गर्म या शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। हवाओं को गर्म होकर जलने की प्रक्रिया से अभिवहन के कारण से तेज प्रभाव होता है। मुख्यतः बाड़मेर में होता है। इस प्रकार तापमान सघन हवा अभिवहन होता है। आंधी की बात करें, धूल ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ आर्द्र हवाओं को आंधी कहा जाता है। उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर सवनीय रूप में सवनी ऊपर की ओर उठ जाती है। सर्वाधिक गंगानगर हनुमान औसत 27 यानी होती है। भूगोलिया ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवाती है भूपालें चलती है। किसी स्थान विशेष के अंदर तापमान और उच्च होना, वायुदाब निम्न होना, जबकि उसकी बाहरी क्षेत्र में विपरीत स्थिति होने के कारण होता है। मुख्यतः बीकानेर के पाया जाता है। अगर देखें ग्रीष्म ऋतु के सर्वाधिक तापमान जिला चूरू के अंदर, स्थान फलोदी जोधपुर है। तापमान सर्वाधिक दैनिक जैसलमेर वार्षिक चूरू के अंदर होता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म माह जून होता है। वर्षा ऋतु की बात करें, मानसून मूल शब्द मौसम से बना है, भाषा अरबी है, जनक अवकाल मसूदी माना जाता है। अर्थ ऋतु में परिवर्तन, मौसमी हवाओं को दिशा परिवर्तन, जल से स्थल की ओर। मानसून के दक्षिण पश्चिम के अंदर से आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रकार से आएगा। और मानसून की तिथि देखिए, आगमन और निवर्तन की बात करें, आगमन आपका भारत के अंदर 1 जून को होता है। राजस्थान 25 जून को माना जाता है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। और केरल ये आपके 1 जून को केरल मालाबार मुख्य भूमि पर आता है। और भारत में निवर्तन की बात करें, भारत में उत्तर भारत के अंदर निवर्तन 1 अक्टूबर को होता है। संपूर्ण भारत में 21 अक्टूबर को माना जाता है। तो राजस्थान में 30 दिसंबर को माना जाता है। राजस्थानी मानसून की प्रकृति देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। तो मानसून की शाखाएं में देखें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। यहाँ पर पश्चिमी घाट आपके छोटा नागपुर पठार हिमाचल प्रदेश यानी कि शाखा आपके राजस्थान में वर्षा करती है। इस प्रकार से हिमाचल की शाखा होती है जो आपके राजस्थान में वर्षा करती है। पूर्वी हिमालय शाखा और उत्तरी विशाल मैदान राजस्थान के अंदर होता है। और यहाँ पर देखें इसके पूर्वी हिमालय शाखा आती है जो उत्तरी विशाल मैदान के अंदर वर्षा करती है। राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली मानसूनी हवा शाखा जिसमें सर्वाधिक अधिक वर्षा नहीं होती है, जो अरब सागरीय शाखा होती है, जो हिमाचल प्रदेश की शाखा होती है। शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती है। कारण अरावली का हिमाचल शाखा के समांतर होने के कारण होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से शाखा से उत्तरी विशाल मैदान में होती है। पूर्वाई देखें, बंगाल की खाड़ी से और राजस्थान में पहुंचने वाली पूर्वी हवाओं को पूर्वाई कहा जाता है। इससे राजस्थान में पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। मानसून का प्रभाव देखें, क्षेत्र सर्वाधिक और न्यूनतम सर्वाधिक आपका जिला झालावाड़ 100 सेंटीमीटर होती है। स्थान माउंट आबू सिरोही है। न्यूनतम जिला आपका जैसलमेर है और स्थान आपका सम जैसलमेर रहेगा, 0 सेंटीमीटर वर्षा रहेगा। राजस्थान में औसत वर्षा स्थान 5 सेंटीमीटर की मानी जाती है। मानसून का प्रभाव दिशा के आधार पर यहाँ पर देखें, वर्षा यानी कि जब आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाते हो तो वर्षा बढ़ती जाती है। और मानसून की दिशा देखें, मानसून आपका आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो आपका मानसून का बढ़ने की दिशा है। न्यूनतम यहाँ पर वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। राजस्थान के 5 नंबर जो आपकी सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए, राजस्थान के मानसूनी दिवस या औसत जीवन 29 दिन होते हैं। और सर्वाधिक माउंट आबू के अंदर 48 दिन रहता है, झालावाड़ में 40 दिन रहता है, जैसलमेर में 5 दिन रहता है, समय के अंदर 0 दिन रहता है। मानसून के दौरान आपकी घटना देखिए, मानसून का स्पॉट मानसून के शुरू होने वाले तेज वर्षा जो बिजली के गर्जन के साथ शुरू होता है और सर्वाधिक प्रभाव जुलाई अगस्त में होता है। मानसून प्रतिच्छेदन देखिए, मानसून स्पॉट के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा नहीं होती, इसे अगस्त सितंबर के अंदर माना जाता है। राजस्थान में मानसून के प्रभावित करने वाले कुछ वैश्विक घटनाएं आपका अल-नीनो और ला-नीनो है। अल-नीनो देखें यहाँ से इस प्रकार से ये आपका ट्रॉपिकल है, वह इस प्रकार से आती है। और यहाँ के सूर्य अवतार या टेम्परेचर अधिक होने पर यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो समय दिसंबर का अंतिम
सप्ताह होता है। क्रिसमस के आसपास यह यीशु या शिशु नाम से जानी जाती है। स्थिति दक्षिण प्रशांत महासागर पूर्वी तट पर निकलती है। ओहो तो देखो दोस्तों, अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो समय दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है। क्रिसमस के आसपास अल नीनो को यीशु या शिशु कहा जाता है। स्थिति दक्षिण प्रशांत महासागर का पूर्व तट होता है। प्रभाव भारतीय मानसून को देरी से आना तथा कम प्रभावित करता है। ला नीनो की बात करें, ठंडी जलधारा है जो समय दिसंबर और अंतिम सप्ताह होता है। स्थिति दक्षिण प्रशांत महासागर का पूर्वी तट होता है। प्रभाव भारतीय मानसून का सबसे कम आना अधिक प्रभावित होना है। अल नीनो की छोटी बहन या ला नीना सागरीय बुखार या अल नीनो कहलाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर शरद ऋतु के मानसून का निवर्तन काल क्रांतिक हीट कहलाती है। मानसून का निवर्तन मानसून के लौटने की स्थिति के समय अक्टूबर नवंबर के दिन होता है। क्रांतिक हीट अक्टूबर हीट के अंदर मानसून निवर्तन के दौरान वायुमंडलीय आर्द्र कम या समाप्त हो जाती है, जबकि भूमिगत आर्द्र मौजूद रहती है, जिससे अचानक तापमान बढ़ जाता है। शीत ऋतु की बात करें, माउट शीत हवा आती है या भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम निकलती है जो आपके हरियाणा और आपकी न्यू दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आपके पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सभी के अंदर जेट स्ट्रीम से माउट होती है। शीतकालीन वर्षा माउट कहलाती है। कहाँ से? भूमध्य सागर से निकलती है, इसके द्वारा पश्चिमी सब के द्वारा दिसंबर मार्च के अंदर आती है और प्रभावित क्षेत्र वो गगन, हनुमानगढ़ और बीकानेर रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाभ रबी की फसल गेहूँ को सबसे ज़्यादा बराबर करता है। कुल वार्षिक वर्षा का माउट का योगदान 10% 80 से 90% मानसूनी वर्षा है। राजस्थान में केवल 2 प्रकार की वर्षा प्राप्त होती है, जबकि भारत में 4 प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं। माउट को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बौछार भी कहा जाता है, क्योंकि माउट द्वारा गेहूँ को सर्वाधिक लाभ होता है। शीत लहर की बात करें, यहाँ पर सबसे सर्वाधिक ठंडे इस प्रकार से ऊपर से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चूरू, सीकर, बीकानेर का ठंड हवाएं चलती है। राजस्थान में हिमाचल की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं जिसका दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर होती है, इसी समय जनवरी माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखें, समवर्षा रेखा मानचित्र में काल्पनिक रेखाएं होती है जो समान वर्षा। तो देखिए मानचित्र के अंदर काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ती है। ये प्रमुख समवर्षा रेखा कहलाती है। जैसे 25, 40 और 50 देखें तो यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर ऐसा रेखा है वो शुष्क और अर्धशुष्क के अंदर पाई जाती है। और यह आपके 40 सेंटीमीटर आपके इस प्रकार अरावली के जस्ट पास से गुजरती है और 60 सेंटीमीटर अरावली की जस्ट इधर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। 40 सेंटीमीटर रेखा रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा अथवा अरावली की पश्चिम सीमा बनाती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर स्थित है जो मरुस्थल का पूर्वी निदान को अलग करती है। समवायुदा रेखा मानचित्र में काल्पनिक रेखाएं जो समान वायुदा वाले स्थानों को जोड़ती है समवायुद रेखा कहलाती है। जनवरी के अंदर आप देखें तो यहाँ पर 1018 मिलीबार की समदाब रेखा बनती है। जनवरी में 1019 की बनती है। जुलाई के अंदर आपकी 997, 998, 999 और 1000 बनती है। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है और आपका एयर प्रेशर आपका कम हो जाता है। और जनवरी के अंदर टेम्परेचर कम और एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये बनेगी। यहाँ पर देखें जनवरी के अंदर 1018 आपकी समवर्षा 2 समदाब रेखा है आपके जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ से गुजरती है। और 1019 मिलीबार रेखा आपके बीकानेर, चूरू, सीकर से गुजरती है, ठीक है ना। उसी प्रकार आप देखें यहाँ पर जुलाई माह के अंदर 1997, 1998 और आपकी 1999 और आपकी 1000 आपकी यहाँ पर सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ से गुजरती है। और आपकी 1999 आपकी जालौर, पाली, अजमेर, टोंक से गुजरती है। और बाड़मेर यानी कि 1998 आपके जो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से गुजरती है। और 1997 आपकी जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से गुजरती है, ठीक है ना। ये आपका जो जलवायु दोस्तों कंप्लीट होता है। वो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का अपवातंत्र की बात करते हैं। राजस्थान में अपवातंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अपवातंत्र आपका अरब सागर, अंतर प्रवाह नदियाँ और आपके बंगाली खाड़ी। अरब सागर का 17% भाग होता है, अंतर प्रवाह का 60 होता है और आपके बंगाली खाड़ी का 23% भाग होता है। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर आपका पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, गुजरात है। और उसके ऊपर आप गगर का मैदान है, बाह्य बेसिन है, आपका लूनी का बेसिन है, शेखावाटी है और ये सबका साबी है। सभी का मैदान रूपाली मैदान, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती मैदान कहलाता है। ये बनास का मैदान कहलाता है। चंबल का मैदान कहलाता है। ये माई का मैदान कहलाता है। ये आपके साबरमती का मैदान कहलाता है। और ये बनास का कराएगा, पश्चिमी बनास का। ये सोगड़ी का मैदान है। ये आपके जालौर के अन्य नाले, ठीक है। अरावली के राजस्थान के जल विभाजक का रूप में जाना जाता है, क्योंकि अरावली राजस्थान के अपवातंत्र को 2 पूर्वी भागों बंगाली खाड़ी, पश्चिम अरब सागर की ओर बांटती है। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियाँ सर्वाधिक है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। भारत का कुल स्थायी नदी जल का राजस्थान में 1.16% है, जो कि भारत के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% है। और आपका राजस्थान में कुल नदी बेसिन 15 है और उप बेसिन आपके 58 है दोस्तों।
उसके बाद देखिए यहाँ पर अरब सागर की नदी की बात करें, यहाँ पर लूणी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती या लूणी नदी उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। सागर संगम कच्छ कारण होता है। गुजरात के अंदर 495 किलोमीटर लंबी, राजस्थान में लंबाई 350 किलोमीटर है। बात अंतर अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर है। सहायक नदियाँ सुखड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जुआई, सागी, मीठड़ी, लोईलड़ी, गुइया है। नोट जोजड़ी नदी लूनी में दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। बांडी इसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है क्योंकि नदी में रंगाई सफाई के उद्योग वाले रासायनिक जल मिलता है। यहाँ पर देखें लूनी नदी आपके अजमेर से नागपाड़ से निकलती है और ये आपके मुख्य रूप से नागौर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में आपके बाड़मेर से अंदर से गुजरती है, जालौर से गुजरती है, ठीक है ना। उस प्रकार से यहाँ पर जोजड़ी इसके दाईं तरफ से मिलती है। उसके बाद में गुइया और उसके बांडी मिलती है। गुइया बांडी मिल के आगे जाके गुइया में मिल जाती है। उसके बाद में सुखड़ी नदी, सुखड़ी, जुआई, खारी और सागी, ठीक है, कच्छ के रन मिल जाती है। उसके बाद में विशेषता लूनी नदी के नाम सागरमती, लवणवती आदि मीठी आदि खारी नदी। अंतः सलीला या कालिदास के अनुसार का रेल या नाड़ा जालौर में लूनी के पास क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। बलोत्रा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के बाढ़ के इसी क्षेत्र में आती है। बलोत्रा के बाद लूनी नदी का पानी खरा हो जाता है। राजस्थान में कुल पातंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है। लूनी मरु प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। बांध देखें, जसवंत सागर बांध, पिचियाक बांध लूनी पर बना हुआ, जोधपुर के अंदर बांकली बांध बना हुआ है। सुखड़ी नदी पर जालौर के अंदर हेमावास बांध बना हुआ है। बांडी नदी पर आपका पाली के अंदर जुआई बांध बना हुआ है आपका सुमेरपुर पाली के अंदर। जुआई बांध की बात करें, यह पाली सुमेरपुर में स्थित है और ये जुआई बांध पाली सुमेरपुर स्थित है। जुआई बांध की जलापूर्ति पाली, जोधपुर, जालौर और सिरोही को की जाती है। इसे मारवाड़ का मसरूख कहा जाता है। जुआई बांध में जल स्तर घटता है तो सही जल सुरंग से जलापूर्ति होती है। नोट सही सुरंग क्या, यह राजस्थान राज्य की पहली जल सुरंग है जो उदयपुर से जुआई बांध तक जलापूर्ति करती है। माही नदी की बात करें, उद्गम महंद झील अमरपुर की पहाड़ी विंध्याचल से होता है। संगम आपका खंभात की खाड़ी गुजरात में होता है। लंबाई है इसकी 570 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। वाछंत्र बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में पाई जाती है। सहायक नदी इसकी अराव, बनास, चाप, मोरेन, सोप और जखम है। ये मही नदी है आपकी उद्गम अमरपुर की पड़ी थार जिला मध्य प्रदेश होता है। जो बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश खंदू गाँव बांसवाड़ा में होता है और यहाँ से इसकी जखम ये सोम नदी आकर मिल जाती है। डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम, बनेश्वर धाम के अंदर मनाते खमाती खाड़ी मिल जाती है। उद्गम देखें, उपनाव आदिवासियों की गंगा, कंठल की गंगा, बगड़ी गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा निकलाती है। त्रिवेणी संगम, बनेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर, यहाँ पर सोम, आई और जाखम नदी संगम स्थल है। माघ पूर्णिमा को मेला का आयोजन होता है, आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। इस मेले में भील जनजाति सर्वाधिक होती है। सुजलाम सुफलाम योजना माही नदी के सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। सुजलाम परियोजना बाड़मेर में BARC यानी बाबा परमाणु संस्थान के अंदर टांपे महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई पेयजल परियोजना है। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। यहाँ पर कर्क रेखा को तमाई नदी काटती है, मध्य रेखा को कंगोजारी नदी काटती है और आपके मकर रेखा को जिमलिम्पोपो नदी काटती है। मई राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बांध की प्रयोजन की बात करें, माही बजा सागर आपको बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। खांडाना बांध गुजरात में है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। सोम कमला परियोजना डूंगरपुर में है। जाखम बांध आपको प्रतापगढ़ में है। माही बजा सागर की बात करें, यह स्थिति बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, लंबाई 3109 मीटर है। नोट राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आज जबकि आदिवासी क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना है। जखम बांध की बात करें, स्थिति सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। पश्चिमी बनास की बात करें, उद्गम नया सानवरा गांव सिरोही के अंदर होता है। संगम लिटिल कच्छ गुजरात में अंदर होता है। लंबाई 226 किलोमीटर है। वह क्षेत्र सिरोही के अंदर है। सहायक नदी कुकड़ी, सुंकली, सिप्पू है। अब्बू, सिरोही और डिसा नगर गुजरात पश्चिम बंगाल के किनारे स्थित है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर पश्चिमी बनास ये आपके मुख्य रूप से उद्गम आपका नया सानवरा गांव से होता है और संगम आपका लिटिल कच्छ के अंदर होता है। साबरमती उद्गम पदराना हिल्स उदयपुर से होता है। संगम खंभाती खाड़ी में होता है। 416 किलोमीटर लंबाई, राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है। उपवास क्षेत्र उदयपुर के अंदर होता है। सहायक नदियाँ वैतरणी, वेतरक, सही, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल और जाखम की विशेषता है। अहमदाबाद साबरमती गांधी नगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती राजस्थान में वह नदी है जिसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र गुजरात है। साबरमती पर जल सुरंग देखें, सही जल सुरंग है और मानसी वाकल जल सुरंग है। विस्तार देखें, उदयपुर से पाली में पाया जाता है। जलापूर्ति जुआई बांध को होती है। महत्व राजस्थान की पहली जल सुरंग है। विस्तार मानसी वाकल देखें, विस्तार उदयपुर के अंदर है। और देवास परियोजना या मोलाल सुखाड़िया की जलापूर्ति होती है। राजस्थान महत्व राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। ये उद्गम इसका देखें दोस्तों, पदराना गाँव पहाड़ी उदयपुर से होता है और गांधीनगर अहमदाबाद इसके किनारे स्थित है, ठीक है। अधिकतर प्रवाह की नदियाँ गंगा नदी, घग्गर नदी आपकी दोस्तों आपकी शिवाकालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील मानगढ़ में होता है और क्षेत्र इसका नाली या पाट कहलाता है। कालीबंगा है और इसके तलवाड़ा झील स्थित है। फोर्ट अब्बास के साथ मिल जाती है, ठीक है ना।
उद्गम स्थल कालका पहाड़ी, शिवलाली की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश होता है। उपवास क्षेत्र गंगा हनुमानगढ़ होता है। विशेषता देखें, उपनाम सरस्वती का प्राचीन नाम है मर्त नदी, नट नदी तथा सरस्वती नदी कहते हैं। गग्गर के उपवास क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उपवास क्षेत्र की बात करें, नाली पाट हनुमानगढ़ के अंदर है, करावा पाकिस्तान में है। नाली पाट नाली उपवास क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ नाली नस्ल को ही नाली नस्ल कहा जाता है। हिमालय में राजस्थान से आने वाली एकमात्र नदी है। श्री राम वाड्रे तथा हनुमंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। श्री राम वाड्रे तथा हनुमंत राय को राजस्थान की प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। जलपट्टी बात करें, राजस्थान में सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष जो पोकरण के मोहनगढ़ से मध्य स्थित है। भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी गग्गर है। पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में गग्गर नदी का अंतिम बिंदु जहां गग्गर नदी में सर्वाधिक पानी या बाढ़ आनी है। कांतली नदी का उद्गम देखे खंडेला पहाड़ी शिखर से होता है। उपवास क्षेत्र आपका शिखर बाड़मेर है। कांतली नदी के उपवास क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार शिखर और झुंझुनू में है। कांतली राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, जिसका लंबाई 100 किलोमीटर है। इसके देखिए सुनारी सभ्यता खेतड़ी के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना के अंदर है। और आपकी उद्गम खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है कांतली नदी का। और सुनारी सभ्यता भी कांतली नदी किनारे, गणेश्वर सभ्यता भी आपकी खेतड़ी के किनारे। सभी नदी की बात करें, उद्गम सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। उपवास क्षेत्र की बात करें, जयपुर अलवर के अंदर है। सभी राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव मैदान हरियाणा में विलीन हो जाती है। उसके बाद में देखें, यहाँ पर उद्गम सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। गुड़गांव मैदानी हरियाणा। जोधपुर सभ्यता जयपुर हाथी के दांत अवशेष मिले हैं। उसके बाद देखें, बाणगंगा नदी उद्गम विराट पहाड़ी जयपुर के अंदर। उपवास क्षेत्र जयपुर दौसा भरतपुर है। सहायक नदियाँ सूरी, सवान, पलासन, गोमती और नाला है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर उद्गम आपका विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। रामगढ़ बांध इसके किनारे बना हुआ है। अजान बांध केवलादेव बाणगंगा का प्राचीन मार्ग है। गंभीरी नदी पांचना बांध करौली के अंदर है। यमुना नदी इसकी यहाँ पर मिल जाता है। विशेषता देखिए, उपनाम अर्जुन की गंगा ताला नदी कहलाती है। रुंडित नदी वैशायक नदी जो अपनी मुख्य नदी से गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, रुंडित नदी कहलाती है। दर्जा बाणगंगा 2012 में दिया गया था। बांध परियोजना रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर। अजान बांध है भरतपुर के अंदर। अजान बांध भरतपुर जिले में स्थित है, जिससे जलापूर्ति केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। इस बांध से जल की कमी होने पर इसमें पंचना बांध करौली में जलापूर्ति की जाती है। रूपारेल या वराया नदी उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में होता है। उपवास क्षेत्र अवका अलवर भरतपुर है। इसके अंदर ये आपकी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। रूपारेल नदी और मोती झील भरतपुर में जाकर गिर जाती है। और लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। यहाँ पर सुजान गंगा नहर निकाली गई है। देखिए, मोती झील यह भरतपुर के स्थित मीठे पानी के झील है, जिसके द्वारा सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जाती है। इस कारण भरतपुर जिले को जीवनरेखा कहा जाता है। सुजान गंगा यह चैनल है जो मोती जिले के लोहागढ़ को जोड़ती है। कांकनी नदी उद्गम मसूरदी नदी है। कोट्टी गांव जैसलमेर में होता है। उपवास क्षेत्र आपका जैसलमेर है। यह उद्गम कोटड़ी गांव के अंदर है। भुज झील जैसलमेर के अंदर है। भुज झील राजस्थान की सबसे स्थित मीठे पानी की झील है, जो कांकनी नदी द्वारा निर्मित की जाती है। अंतःप्रवाह की नदियों की बात करें, यहाँ पर सीकर है, यहाँ पर नागौर है, यहाँ पर आपका जयपुर है और यहाँ पर आपका अजमेर है। सीकर से आपकी खंडेला नदी निकलती है, जो सांबर जयपुर अजमेर व नागौर के अंदर है। लंबाई 36 किलोमीटर है। और उसके बाद में बात करें, नागौर से आपकी कारी नदी निकलती है। उसके बाद में जयपुर से आपकी मेथा या मंडा नदी निकलती है नौरुपरा पहाड़ी से। और अजमेर से रूपनगढ़ नदी निकलती है। नोट सांबर में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है मेथा नदी है। सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण था। नदियों चारों ओर से आकर एक स्थान सांबर पर मिलती है। बालसन पर्वतों से घिरे हुए जल बेसिन नदी बेसिन को बालसन कहा जाता है। उदाहरण सांबर झील है आपकी। उसके बाद देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ चंबल, बनास, बेड़स और गंभीर। चंबल नदी उद्गम आपका जनापा पहाड़ी के इंदौर विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश होता है। संगम इसका यमुना इटावा उत्तर प्रदेश में है। लंबाई इसकी 1051 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई 322 किलोमीटर है। पुरानी लंबाई इसके 916 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर है। उपवास क्षेत्र की बात करें, चित्तौड़गढ़ चंबल का राजस्थान में प्रवेश 84 से होता है। कोटा बूंदी डांग क्षेत्र करौली सवाईमाधोपुर धौलपुर है। सहायक नदियाँ देखिए, गुज्जाली मेज मांगली पार्वती निवाज आहू काली सिंध छोड़ा पछाड़ परवन ब्राह्मणी बनास चाकन कुन्नू कुराल शिव नदी हैं। सामेला की बात करें, आहू व काली सिंध के संगम को सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे घाघरेंद्र दुर्ग स्थित है। बनास की बात है, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी लघुत्तम दानापुर की पहाड़ी मध्य प्रदेश होता है। और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और ये होता है आपके यमुना इटावा के अंदर यमुना में मिल जाती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है आपका विशेषता चंबल नदी के उपनाम आपके चरणवती नदी, प्राचीन नाम कामधेनु और बारामासी नदी है।
त्रिवेणी समूह रामेश्वर घाट के अंदर पदरला गांव सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर घाट आपका बनास चंबल और सीप का है। चुलिया जलप्रपात स्थिति चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में नदी चंबल पर है। विशेष देखें यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 11-18 मीटर है। कोच्चि करल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर जलप्रपात है जो वराह नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज या कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से NH 27 गुजरता है। चंबल अंतर्राज्यीय सीमा पर आपका राजस्थान उत्तर मध्य प्रदेश बहने वाली लंबी नदी है। चंबल में सुरक्षित जीव देखें, सुरक्षित जीव की बात है घड़ियाल, गंगा से और बुद्धबिलाव है। चंबल के विलय अवनालिका प्रदन द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण होता है जिसे बीहड़ या डांग कहा जाता है जिसका विस्तार करौली सवाई धौलपुर में है। चंबल की बांध परियोजनाएं बात करें राजस्थान उत्तर प्रदेश के सहयोग से चंबल पर 3 चरणों में बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर मंदसौर कोटा के अंदर बैराज कोटा बैराज बनाया गया था। बांध की योजना देखिए 11 चरण में सेकंड चरण हुआ था आपका राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और 16 चरण अब ज्वार सागर कोटा बैराज बांध कहलाता कोटा बूंदी के अंदर है। उसके बाद देखिए चंबल की बाघ परियोजनाएं यहाँ पर देखें बांध परियोजनाएं हैं। जनापाव की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश। यहाँ पर गांधी सागर MP के अंदर ये आपका बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में, ज्वार सागर है कोटा के अंदर, कोटा बैराज है कोटा के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बनास नदी भवनौर की पहाड़ी रास्ते में निकलती है। चंबल नदी के अंदर रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर मिल जाती है। लंबाई 512 किलोमीटर है। क्षेत्र मेवाड़ का मैदान राजसमंद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। मालपुरा करौली का मैदान अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर बनाती है। सहायक नदियाँ देखें कालीसिल आपके डाई, मासी, बंडी, मोरेल, मिनाल, आयड, कोठारी और खारी बनास की सबसे लंबी नदी है। बेडस दाईं ओर से बनास नदी में मिलने की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से बनास नदी का उपवास क्षेत्र देखें तो आपकी गोगुंदा हिल्स की पहाड़ी से उदयपुर से आपकी बेडस नदी निकलती है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी बनास नदी है खमनौर की पहाड़ी हिल्स में रासम से दिवेर हिल से निकलती है कोठारी नदी और बिजराल हिल से निकलती है आपकी बिजराल दिवेर खमनौर ये तीनों रासम बिजराल से निकलती है आपकी खारी नदी। उसके बाद अजमेर से निकलती है 200 डाई नदी। उसके बाद यहाँ पर बिसलपुर बांध बना हुआ है और यहाँ पर श्रद्धा बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर। बनास नदी पर 2 बांध बने हुए बिसलपुर बांध और श्रद्धा बांध सवाई माधोपुर के अंदर। अगर देखें मानचित्र में बनास नदी के त्रिवेणी संगम बनास बेड़च और मैनाल है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। बनास खारी और डाई है आपका राजमहल टोंक के अंदर और बनास चंबल और सीप है आपका रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर। विशेषता देखिए बनास के उपनावन क्या सवर्णासा वशिष्ठ नदी है। त्रिवेणी संगम में बात करें यहाँ पर बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास बेड़च और मैनाल है। राजमहल टोंक के अंदर बनास खारी और डाई है। रामेश्वर घाट के अंदर बनास चंबल और सीप है। बनास राजस्थान की सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी है। बनास राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। केवल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बांध परियोजना देखिए बिसलपुर बांध है टोंक पर बनास और बना हुआ। श्रद्धा बांध सवाई माधोपुर बनास पर बना हुआ है। मोरेल बांध आपका दौसा के अंदर मोरेल नदी पर है। मेजा बांध आपका भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर। बिसलपुर बांध टोंक बनास बिसलपुर राजस्थान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जलापूर्ति टोंक अजमेर जयपुर नागौर दौसा सवाई माधोपुर को होती है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, ठीक है ना। बिसलपुर राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है और नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिसलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा गया है। अगर देखिए अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बिसलपुर के अतिरिक्त जल को श्रद्धा बांध से जोड़ा जाता है। बिसलपुर बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगर देखिए बेडच आयड़ नदी उद्गम गोगुंदा हिल्स उदयपुर से निकलता है। संगम आपका बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। अपवा क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ आपका भीलवाड़ा के अंदर। सहायक नदी गंभीर नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश होता है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखें तो उदयनाथ की पहाड़ी से आपकी ये आयड़ या बेडच नदी निकलती है जो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर उदयसागर झील है ये बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विशेषता देखिए उदयसागर आयड़ नदी उदयसागर झील में गिरने के पश्चात बेडस कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेडस और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ आपका बेडस और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बेडस बनास में दाएं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है गंभीरी नदी सपोटरा तहसील करौली से निकलती है। यमुना मैनपुरी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। क्षेत्र करौली अलवर करौली धौलपुर भरतपुर है। सहायक नदियाँ अट्टा माची भद्रावती बेसावड़ बरखेड़ा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विशेषता देखिए पांचना बांध स्थित करौली के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पांचना बांध से जलापूर्ति अजान बांध केवलादे भरतपुर की जाती है। पांचना बांध गंभीर की
गंभीर की 5 सहायक नदियों पर करौली में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। चंबल के अलावा सीधे यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी है गंभीर नदी। अन्य महत्वपूर्ण देखें तो बीकानेर, चूरू राजस्थान में वे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले में अधिक नदियाँ हैं और कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती है। और उसके बाद देखिए बीकानेर संभाग के संभाग में राजस्थान में न्यूनतम नदियां हैं, लंबाई के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक लंबाई के लिए उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है। मरुस्थलीय क्षेत्र व पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लोनी है। दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही है और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी बनास है। लंबाई के अनुसार देखें नदियों का वर्गीकरण चंबल के 1051 किलोमीटर है, माही की 576 किलोमीटर है, बनास की 1512 किलोमीटर है, लूणी की 495 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम देखें, यहाँ पर बनास, लूणी, चंबल और माही है। उसके बाद राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन उपबेसिन बात करें, कुछ प्रमुख उपबेसिन 15 उपबेसिन राजस्थान में शेष क्षेत्र को आउटसाइड बेसिन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपबेसिन 58 है आपके नदी उपबेसिन के अंदर। लूणी के अंदर उपबेसिन 12 है, बनास के 10 हैं, चंबल के 7 और माही के 6 हैं। राजस्थान में प्रमुख मुख्य सहायक नदियाँ देखिए, साबी नदी अंतर प्रवाहिक नदी है, सागी नदी लूणी की सहायक नदी है, मोरेन माही की नदी है, मोरेल आपकी बनास की है, मोरेन आपकी मोरेन माही की है और मोरेल आपकी बनास की है, पार्वती चंबल की है, पार्वती गंभीर की है, गंभीर यमुना में गिरती है, गंभीरी बेड़च में मिलती है, कांतली द्वारावाटी के अंदर, कांकनी जैसलमेर सूडी के अंदर, सूकड़ी नदी लूणी की है, सूंकली नदी पश्चिम बनास की है, बनास बंगाल की खाड़ी की है, पश्चिमी बनास आपकी अरब सागर की है, काली सील नदी काली सिंध चंबल की है और काली सील आपकी बनास की है, मानसी आपकी बनास की है, मानसी वाकल साबरमती परियोजना उदयपुर के अंदर है, रूपारेल अलवर भरतपुर मोतीझील स्थित है रूपनगढ़ के अंदर। उसके बाद है रूपारेल अलवर भरतपुर मोतीझील स्थित है रूपनगढ़ अजमेर संबर में स्थित है। बांडी उद्गम पाली के अंदर, लूणी अरब सागरीय नदी है, बांडी उद्गम स्थल अजमेर है, बनास बंगाल की खाड़ी की नदी है, ठीक है ना। खारी आपका शेरगांव पहाड़ी सिरोही लूणी अरब सागरीय नदी है, खारी नागौर सांबर अंतर प्रवाही नदी है, खारी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद बनास बंगाल की खाड़ी से निकलती है, सीप की चंबल है, सिप्पू आपके पश्चिम बनास की। राजस्थान राज्य की जल नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। राजस्थान की जल नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। आगे देखिए आपके दोस्तों, राजस्थान कृषि की बात करते हैं। अगर देखिए दोस्तों, राजस्थान में कृषि देखें, कृषि उत्पादन सर्वाधिक मैदानी भागों में किया जाता है। इस कारण मैदानी भागों को कृषि खाद्य यद्य प्रदेश कहा जाता है। भारत राजस्थान की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, इस कारण से मानसून का अजूबा कहा जाता है। कृषि जलवायु की बात करते हैं तो भारत के अंदर 15 है, राजस्थान के अंदर 10 है। उसके बाद में कृषि के महत्व देखें, रोजगार कृषि पर आधारित जनसंख्या भारत के अंदर 54.6% है, राजस्थान में 62% है। व्यापार इसका निर्यात आयात यानी खाद्यान्न और खाद्य तेल का। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है। उसके बाद देखें भारत का कृषि का वर्तमान जीडीपी में योगदान देखें, स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अंदर आपको 2019-20 की अगर बात करें तो 26.73 था, जबकि 19-20-21 के अंदर आपका 26.80 है, जबकि चालू प्रचलित कीमतों के अंदर आपका 29.45 है था। और अब के 2021-22 के अंदर आपका रहेगा दोस्तों 21-20-21 के अंदर रहेगा 29.70%। उद्योगों के लिए देखें, कुल उद्योगों में कृषि आधारित उद्योग लगभग 15% है, जबकि सबसे बड़े कृषि आधारित उद्योग आपको सूती वस्त्र और चीनी उद्योग है। कृषि प्रकार देखें, सामान्य प्रकार, वैज्ञानिक प्रकार। सामान्य प्रकार के अंदर मिश्रित कृषि, खंडित कृषि, बगानी कृषि, मोनोकल्चर कृषि, ओलिगोकल्चर और रिले कल्चर, स्थानांतरित कृषि, समोच्च कृषि। सामान्य प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, सामान्य प्रकार मिश्रित कृषि वह कृषि जिसमें खेती के साथ पशुधन किया जाता है। कठिन कृषि कहलाती है। राजस्थान में पश्चिम में जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई कृषि खड़ीन कृषि कहलाती थी। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का होता है। बरानी कृषि बात करें, वर्षा आधारित कृषि को बरानी कृषि कहा जाता है। मोनोकल्चर और कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन होता है। ड्यूको कल्चर कृषि वर्ष में 2 खेत फसलों का उत्पादन होता है। फोलिगो कल्चर एक वर्ष में 3 खेत फसलों का उत्पादन होता है। रिले कल्चर इसके अंदर 4 फसलों का उत्पादन होता है। स्थानांतरित कृषि पेड़ पौधों वनस्पति को काटकर या जान लाकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि के अंदर भारत में जुम्मिंग कहलाती है। पूर्वी राज्य नागालैंड असम आपका प्रसिद्ध है, जबकि राजस्थान में वादरा कहलाती है। दक्षिण राजस्थान मध्यपुर आपका प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक भील जनजाति द्वारा की जाती है। राजस्थान में कृषि करने बाद देखें, कर्तदहन कृषि, आदिवासियों की कृषि, पर्यावरण के दुश्मन की कृषि, ठीक है ना, पर्यावरण के दुश्मन। इसके बाद देखें यहाँ पर हिमाचल खिल भारत में प्राचीन नाम में विशेष नाम देखें यहाँ पर, उड़ीसा का कमान, बिगा, धावा, धावी, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पेंडू, केरल, ये दोस्तों सब काम करनी है, ठीक है। राजस्थान में देखें, राजस्थान में समोच्च रेखीय कृषि पाई जाती है। सीढ़ी नुमा
पहाड़ी ढालों पर की जाती है। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली सीढ़ीदार कृषि समोच्च रेखीय कृषि कहलाती है। ट्रक या फार्मिंग में देखें, उपनगरीय क्षेत्रों में ट्रकों द्वारा जल्दी खराब होने वाली फसलों को नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, फसल, सब्जी, दूध, दही होता है। वर्षा के आधार पर कृषि, शुष्क कृषि आपके 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है वाली कृषि होती है। बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार होती है। आर्द्र कृषि बात करें, 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि चावल, जूट, पटसन और गन्ना, चाय आदि होती है। वैसे वैज्ञानिक प्रकार देखें, यहाँ पर कृषि के प्रकार है आपके सेरिकल्चर रेशम से उत्पादन संबंधित है। विटीकल्चर आपके अंगूर से है। एपीकल्चर आपके शहद से है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से। हार्टिकल्चर आपका बागवानी से है। फ्लोरिकल्चर फूल से है। ओलिवोकल्चर जैतून से है। वर्मी कल्चर कंपोस्ट खाद गेंदों पालन से है। सिल्वीकल्चर आपका वन पेड़ से है। और लेरिकल्चर आपका सब्जी से है। पोमोकल्चर आपका फल से। कृषि का वर्गीकरण देखिए, मौसम के आधार पर खरीफ की फसल यानी सियालू कहते हैं, जून जुलाई में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। तो उपयोग के आधार पर देखें, उपयोग के आधार पर आपके कृषि, रबी और जायद फसल आती है। खरीफ की फसल यानी कि सियालू कहलाती है, जिसमें बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का है, मूंग है, मोठ है, उड़द है और अरहर है, सोयाबीन है, चावल है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये सोयाबीन, चवला, अरंडी, तेल, मूंगफली, सूर्यमुखी, कपास, गन्ना, ग्वार, जूट, पटसन। रबी अवनाली की बात करें, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों, जीरा, राई, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, हल्दी, धनिया, मेथी, तारा मीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू, अलसी। इस प्रकार से आपके यहाँ क्या रहेगी, रबी अवनाली पर से लगी जायद फसल देखिए, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सब्जी, फल, चाय, बरसीम, पशु चारा आदि आपकी क्या जायद की फसल के अंदर आती है। उसके बाद देखिए राजस्थान में कृषि बात करें, सेकंड उपयोग के आधार पर कृषि, अनाज, खाद्यान्न फसलें, खानों के लिए रबी की फसलें गेहूँ और जौ है। खरीफ की बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का और रागी है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न बाजरा है। विश्व भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। दलहनी फसलें दालों के रूप में रबी के अंदर मसूर, चना, मटर। खरीफ के अंदर मूंग, मोठ, चावल, उड़द, अरहर, अपवाद स्वरूप सोयाबीन, ठीक है ना। दलहन फसलों को भूमि उर्वरक फसलें कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइजोबियम पाया जाता है। अरहर एकमात्र दलहन है जो भूमि की उर्वरकता में कमी करता है। अपवाद है। ये राजस्थान में कृषि की बात करें, देखिए तिलहन फसलें तेल के लिए रबी सरसों, राई, अलसी, तारामीरा है। खरीफ तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, सूर्यमुखी रहेगा। अन्य फसलें देखिए पादप, होबा, जोजोबा, सनहेत। पश्चिमी राजस्थान में रतनजोत, जट्रोफा, बायोडीजल। दक्षिणी राजस्थान में करंज, बायोडीजल। पूर्वी राजस्थान में ऑलिव ऑयल, जैतून और आपका रमत तेल और औषधीय पादप है। हृदय रोग से संबंधित है ये ओली से। रिफाइनरी बात करें, लूणकरण सर बीकानेर में लगी हुई है। आपकी ओलिविटी प्लांट आपका जोशी चित्तौड़ उदयपुर के अंदर है। बायोडीजल रिफाइनरी कलड़ावास जो उदयपुर के अंदर है। बायोडीजल प्लांट आपका जामरकोटा उदयपुर के अंदर है। 5 पे फसलें हैं, चाय, कॉफी, तंबाकू। रेशेदार देखें यहाँ पर कपास, जूट, रेशम है। नगदी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें, उद्योगों वे फसलें होती हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र में अधिक मांग होती है, जिनका कपास, चाय, कॉफी, तंबाकू, सरसों, गन्ना, मूंगफली आदि व्यावसायिक फसलों के अंदर आती है। प्रमुख फसलों के उपनाम देखें यहाँ पर, गरीब की रोटी ज्वार कहलाती है। गरीब का बादाम मूंगफली कहलाती है। गरीब की रानी मक्का कहलाती है। जो गोड़ा जीरा इस भूगोल को कहते हैं। सफेद सोना या कपास को कहते हैं। काला सोना अफीम को कहते हैं। खनिजों का काला सोना आपका पेट्रोलियम कहलाता है। काला हीरा आपका कोयला कहलाता है। पीला सोना मोरू सोना आपका होबा जोजोबा होता है। सुनहरा रेशम आपका जूट पर्सन का होता है। इसे गोल्डन फाइबर बोला जाता है। कृषि विकास कार्यक्रम देखिए, कृषि क्रांतियाँ, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि नीतियाँ, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि योजना कार्यक्रम, कृषि निवेश आपके कार्यक्रम। क्रांतियाँ की बात करें, यहाँ पर सुनहरी क्रांति आपकी स्वर्ण क्रांति बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। हरित क्रांति आपकी खाद्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन और सरसों से उत्पादन है। लाल क्रांति टमाटर मांस से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से है। नीली क्रांति मछली से है। अमृत क्रांति आपके 200 जल नदी, अमृत क्रांति जल नदी जोड़ों से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से है। ग्रे धूसर क्रांति सीमेंट से है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है। गुलाबी क्रांति झींगा क्रांति झींगा मछली से है। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण बेकरी से है। रजत क्रांति बंडा से है। सनराइज क्रांति तकनीकी उद्योग संबंधित है। राजस्थान कृषि बात करें, हरित क्रांति 1966-67 के अंदर विश्व था। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम एस स्वामीनाथन। गेहूँ चावल आपके पैकेज टेक्नोलॉजी। गेहूँ की क्रांति थी। लाभांश जिले गेहूँ सर्वाधिक चावल होता था, ठीक ना। लाभ खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा देना था। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बनी रही। किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार हो। कृषि संबंधी क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। प्रति व्यक्ति प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अन्य देखें, मोटा अनाज तिलहन उत्पादन में कमी हो रही है। सामाजिक व क्षेत्रीय असंतुलन अंतराल बढ़ा है। हरित क्रांति के कारण सामाजिक
खाद्यों पर उपयोग बढ़ा है और जिस कारण से बंजर भूमि का विस्तार हुआ है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी हो रही है। यह क्रांति गेहूं और चावल पर तक सीमित नहीं है। अगर देखिए राजस्थान में कृषि श्वेत क्रांति की बात करें, डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमूल बोए बोलते हैं, गुजरात आणंद के अंदर इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दूध उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान आएगा। कृषि अनुसंधान के केंद्र दोस्तों। तो ये दोस्तों कृषि अनुसंधान के अंदर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।